सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अदित है और आज क्या देखने वाले हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बिग ओ नोटेशन का पूरा कंसेप्ट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कवर कर ली थी। सो ये वीडियो में हम सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने बिग ओ का पूरा जो डेफिनेशन था और किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कंटेक्स्ट में, वो हमने देख लिया है। अब सिर्फ उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमको फिगर आउट करना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो का प्री रिक्विजिट वो है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो भी कंसेप्ट है वो सारे वहाँ पे हैं। तो फटाफट से यहीं पे इसको पॉज करो, और अगर नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर यहाँ से कंटिन्यू करो एंड देन हम बढ़ते आगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। चलो चलते हैं। तो अभी जैसे कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी देख ली है। तो अब देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले एक थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में क्यों प्रेफर करते हैं, मतलब उसको किसी भी प्रोग्राम या फंक्शन के लिए क्यों निकालना ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने देखा था कि एग्जीक्यूशन स्पीड से जो अपना प्रोग्राम जैसे फास्टर होते जाता है, तो वो जितनी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है उतना वो फास्टर होते जाता है। इसके लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर देते हैं बिटवीन बहुत सारे अप्रोचेस। उसी तरह कि जो प्रोग्राम अपने को स्पेस बचा के देगा, अभी ये स्पेस कहाँ है, अब आप बोल रहे यार हार्ड डिस्क में तो बहुत स्पेस होता है, 1 TB 2 TB, बट ये हम उस मेमोरी की बात नहीं कर रहे। हम जो अपना रैम होता है वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट ही मेमोरी होती है। तो अगर आपका प्रोग्राम बहुत सारा रैम ऑक्यूपाई कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है वो अभी हम लोग देखेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये सिनारियो पकड़ो कि वो बहुत सारा रैम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या वो सही है? नहीं, क्योंकि आप दूसरी चीज़ें रन नहीं कर सकते पैरेलली, है ना। आप मल्टी थ्रेडिंग को और अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी मेमोरी बहुत कम है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें चलानी है। तो मेमोरी एफिशिएंट चीज़ को लिखने के लिए हम हर एक अप्रोच का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका एक बार डेफिनेशन गो थ्रू कर लेते हैं कि इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस यूज्ड बाय एन प्रोग्राम। और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, जो भी उसको इनपुट वैल्यूज़ है सारे, मतलब बी इट उसका डिक्लेरेशन से लेके उसका वेरिएबल तक, वो भी जितना भी मेमोरी खाता है उस पूरी मेमोरी को हम कैलकुलेट करते हैं। और वही फजी लॉजिक ही है, इसमें भी फजी कैलकुलेशन ही है। एग्जैक्ट नहीं करना कि एक्चुअल में कितना मेमोरी में उठा रहा है, क्योंकि कंपाइलर टू कंपाइलर वो डिफर करता है। अभी जैसे कोई कंपाइलर इंटीजर को 2 बाइट लेता है, कोई कंपाइलर इंटीजर को 4 बाइट एलोकेट करता है, एंड सिमिलरली हर एक चीज़ में होता है ना। बट हम लोग क्या मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर हम डेफिनेशन मान के चलते हैं और उसी को थ्रू आउट कैरी करते हैं। सो टू फाइंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट इज इनफ टू कैलकुलेट द स्पेस ऑक्यूपाइड द वेरिएबल्स इन एन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। तो वही जो वेरिएबल्स होते हैं या जो भी इनपुट वैल्यूज होते हैं, उसका जो भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको पूरा कैलकुलेट करके अपने को अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मिल जाता है। सो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू ऑक्सिलरी स्पेस प्लस स्पेस यूज बाय इनपुट वैल्यूज। अभी इनपुट वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा, आपका वेरिएबल है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वेरिएबल या जो भी आप असाइनमेंट दे रहे हो जिस भी चीज़ को, वो सारी आ जाएगी। स्पेस ऑक्सिलरी स्पेस बेसिकली क्या, अभी मैंने बोला ना कि जो अपन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं या कुछ रिटर्न करते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट में मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हो रही है बट वो भी एक स्टेटमेंट है प्रोग्राम में, जैसे कि रिटर्न स्टेटमेंट है अपना प्रोग्राम में, तो वो भी एक पर्टिकुलर मेमोरी तो खाएगा ना आपकी। फिर जैसे फंक्शन का डिक्लेरेशन है तो वो भी कंपाइलर कंपाइल करेगा, तो उसके लिए भी मेमोरी असाइन होगी। तो ये वाली जो स्पेस होती है इसको हम ऑक्सिलरी स्पेस के अंदर कंसीडर करते हैं, है ना। तो मतलब इधर अपना फोकस क्या है कि जो भी वेरिएबल्स है, इनपुट वैल्यूज है, उसका अपने को स्पेस कैलकुलेट करना है, और ये ऑक्सिलरी को एक पर्टिकुलर अपने को स्पेस इसको दे के कैलकुलेट करना है। बट कोई सिनारियो में ऐसा भी होता है, जैसे रिकर्जन उसमें का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस बहुत ये रखता है इम्पोर्टेंस, क्योंकि वहाँ पे कैसा होता है कि जो आपका कॉल स्टैक होता है वहाँ पे आपका ऑक्सिलरी स्पेस कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, वहाँ से उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आता है। बट वो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हो, जब हम रिकर्शन पढ़ेंगे तब मैं वापस से इस चीज़ को गो थ्रू करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल अपने को कैलकुलेट करना है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बेसिक प्रोग्राम्स। तो अभी इसके लिए हम 2 फंक्शंस यूज़ करेंगे, दोनों का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ट्राई आउट करेंगे, एंड देन 1-2 फंक्शंस मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग वापस से जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग डिस्क्रिप्टिव ही रख रहे हैं इस चीज़ को। और थ्रू आउट द प्ले लिस्ट आई विल ट्राई कि हम जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करें, क्योंकि सी एंड C++ अभी ऑलरेडी आउटडेटेड है, एंड इट्स टाइम कि हम थोड़े एक मॉडर्न लैंग्वेज पे यही सब चीज़ें सीखें, क्योंकि कंसेप्ट वही है, बस लैंग्वेज डिफरेंस है।
और जावास्क्रिप्ट इज़ अ गुड लैंग्वेज टू स्टार्ट विथ। तो अपन JS में ही ये चीज़ को देखेंगे। तो अभी चलते सीधा फंक्शन पे। तो यहाँ पे अपने को दो फंक्शंस है, दोनों का अपने को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। तो अभी सबसे पहला फंक्शन 1 क्या बोलता है कि ये 2 नंबर्स को ऐड करता है, मतलब 2 नंबर्स इनपुट लेता है, एक सम वेरिएबल में दोनों का एडिशन स्टोर करता है और उसको रिटर्न करता है। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। तो फर्स्ट वाले के हिसाब से अपने को ईजी पड़ेगा। तो अभी अपने को क्या करना है इसका, अभी ये जो डिक्लेरेशन है ना, वो लास्ट में अपन ऑक्सिलरी स्पेस में लिखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ देखो, पहले तो इसमें वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो, कौन से हैं। N1 है, N2 है, सम है, 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अभी तीनों वेरिएबल क्या होंगे, अभी एडिशन है तो इंटीजर ही होंगे ना तीनों। तो इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट्स। फॉर एग्जांपल पकड़ो, अपन कंपाइलर के हिसाब से जाते हैं कि 4 बाइट्स लगता है इंटीजर को। तो अभी N1 भी मेरा इंटीजर है, तो ये कितना बाइट्स खाएगा, ये 4 बाइट्स खाएगा। उसी तरह मेरा N2 कितना बाइट्स खाएगा, ये भी 4 बाइट्स खाएगा, है ना। फिर सम क्या है मेरा, सम भी मेरा इंटीजर ही है, तो ये कितना बाइट्स खाएगा, ये भी एक तरह से 4 बाइट्स ही खाएगा, ठीक है। तो ये तो 3 चीज़ें अपन ने जोड़ ली कि जो भी अपने इनपुट वैल्यूज़ थे या वेरिएबल्स थे वो सारे आ गए इसमें। अब अपने को देखना है ऑक्सिलरी स्पेस। तो अभी ऑक्सिलरी स्पेस क्या है, तो अभी ऑक्सिलरी स्पेस देखते हैं। अभी देखो, अपन ने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया, अपन ये दोनों को कवर कर लिया, बट इस लाइन और इस लाइन का क्या, ये तो हमने कंसीडर ही नहीं की ना। तो ये वाली जो लाइनें होती है इनको हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं ऑक्सिलरी स्पेस के अंदर, कि मतलब जैसे फंक्शन का डिक्लेरेशन, रिटर्न स्टेटमेंट, है ना। ये जो सारी चीज़ें जहाँ पे आप एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट नहीं करते हो, बट कुछ तो एक लॉजिक रिटर्न या लॉजिक डिक्लेयर करते हो, वहाँ पे उस चीज़ को हम ऑक्सिलरी स्पेस कंसीडर करते हैं। तो इसको आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो। तो फिलहाल अगर हम 4 के मल्टीपल से चल रहे हैं तो अपन इसको भी 4 बाइट्स लेते हैं, बट ये एक्यूरेट नहीं है। जैसे मैंने बोला है, बिग ओ जो है ना नोटेशन, वो कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, वो आपको सिर्फ एक आइडिया देता है, फजी लॉजिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। तब इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, 4 4 4 और 4 4 4 16, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 16 बाइट्स। अभी अपन ने बिग ओ में पढ़ा था कि अगर कोई भी कांस्टेंट रहता है तो क्या अपन इसको ऐसा लिखेंगे O ऑफ 16, नहीं ना। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, O ऑफ 1, बिकॉज ये कांस्टेंट है, 16 इज अ कांस्टेंट ना। तो अपन इसको, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या देंगे, O ऑफ 1। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी O ऑफ 1, दैट इज यहाँ पे f ऑफ n आपका कांस्टेंट है। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को रेफर करने के लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ पे अपना f ऑफ n कांस्टेंट है क्योंकि उसका वैल्यू 16 था, तो O ऑफ 1 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया, इसमें कैसे स्पेस एलोकेट हुआ। अभी चलते हैं सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में क्या है कि यहाँ पे ऐड ऑल एलिमेंट्स इन एन अरे। अभी यहाँ पे एक थोड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि समझो मेरा एक अरे है, ठीक है, इंटीजर अरे है, मैं ये अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे वैल्यूज़ है, 1 2 5 8 89 है, चलो, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। तो ये एक अरे है, उसको मैं इस फंक्शन में पास करूँगा और मुझे क्या, इसका पूरे का एडिशन चाहिए, ठीक है। ये इसका काम हो गया। अभी ये अरे किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ओके। तो अभी मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने को हर बार पता रहेगा कि अरे का लेंथ कितना है, नहीं ना, क्योंकि जेनेरिक फंक्शन है। मतलब अरे आप कुछ भी दो, 1 लेंथ का दो, 10 लेंथ का दो, 20 लेंथ का दो, ये पूरा लूप दौड़ा के आपको उसका सम निकाल के देगा, बराबर। तो अभी अगर मुझे अरे का स्पेस रिक्वायरमेंट जानना है तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, सिंपल है। मैं क्या करूँगा, अरे को कितना लग रहा है, उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं एट अ टाइम, सो आई विल अज्यूम n एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर n एलिमेंट्स है और अगर सब इंटीजर है तो n एलिमेंट्स इंटू इंटीजर का बाइट्स कितना होएगा, तो n इंटू 4, समझा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका अरे का साइज 4n, क्योंकि वो इंटीजर है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग समझो 8 बाइट्स लेता, तो ये क्या हो जाएगा 8n, ठीक है। तो अरे का कैसे कैलकुलेट किया वो समझ में आया। तो ये चीज़ अपने को मिस आउट नहीं करनी है। अरे भी बहुत एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे अपने को समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे उसको एलोकेट होगा, किस हिसाब से उसका साइज कैलकुलेट होगा। आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि अगर इसमें 10 एलिमेंट है तो ये 4 इंटू 10 40 बाइट्स मेमोरी में लेगा ना, उस चीज़ को स्टोर करने के लिए, 10 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो ये अरे वाली पार्ट हो गई। फिर बाकी तो ईजी है, फिर क्या करेगा, एक सम है,
सम को डिक्लेयर किया है, तो ये भी आपका 4 बाइट्स ही लेगा क्योंकि ये भी इंटीजर है। तो भाई लिख दो, चल भाई तूने भी 4 बाइट्स ले लिया, नो इशू, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, इधर आई भी एक डिक्लेयर किया है क्योंकि आई भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो आई भी आपका 4 बाइट्स लेगा क्योंकि वो भी आपका इंटीजर ही है, ठीक है। और कुछ चीज़ दिख रही है आपको कि यहाँ पे और कोई चीज़ है जो अपने को कंसीडर करनी चाहिए ना। ऑक्सिलरी स्पेस कौन कंसीडर करेगा, तो ऑक्सिलरी स्पेस में अपन क्या चीज़ ले लेंगे, एक तो ये चीज़ ले लेंगे ऑक्सिलरी में, और एक इसका ही डिक्लेरेशन ले लेंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये वाली चीज़ को क्यों नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं, बट मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ नया स्पेस एलोकेट हो रहा है क्या? नहीं, अरे ऑफ आई ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे से उसको स्पेस एलोकेटेड है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो सम का एक मेमोरी में वो जो जगह है वहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज होते जा रहा है, हर बार नया बन रहा है क्या सम इधर? नहीं ना, सम एक ही बार इनिशियलाइज हुआ, तो मतलब उसने 4 बाइट होल्ड कर लिया, अब सिर्फ वो 4 बाइट हर बार चेंज होगा क्योंकि पुराना वैल्यू थोड़ी वो रखेगा अपने पास, पुराना वैल्यू हटा के नया वैल्यू स्टोर करेगा, तो वही 4 बाइट्स है। तो ये वाली चीज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमको कैलकुलेट करनी होती है, बट यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज उस कंटेक्स्ट में ये चीज़ नहीं आती, तो इसके लिए हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया। तो जो भी वेरिएबल्स थे उनके जो इनिशियलाइजेशन था उसको कैलकुलेट कर लिया। ऑक्सिलरी स्पेस में वही अपन 4 बाइट्स डाल देते हैं, अपना फेवरेट है ना, तो ये आपका ऑक्सिलरी स्पेस भी हो गया। अभी सिंपल सा क्या करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे। इसका कैलकुलेशन कैसा आएगा, टोटल अभी इसका समझो, ठीक है। तो 4n + 4 + 4 + 4, तो ये चारों को पहले तो ऐड कर देते हैं, तो 12 हो जाएगा, और ये आपका 4n जैसा था, तभी ये हो जाएगा आपका 4n + 12। अब यार मुझे कुछ तो याद आ रहा है कि मैंने कुछ आप लोग को बताया था इस बारे में, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ काम देगा क्या अपने को? नहीं, तो कांस्टेंट को हटा देंगे। फिर मैंने बोला था कि अगर मुझे O ऑफ 4n निकालना है, या O ऑफ 100n निकालना है, या O ऑफ 1000n निकालना है, तो भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, O ऑफ n। वो लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, O ऑफ n। इस n को अपन छोटा कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये वही वाला n है जो आप लोग पिछले वीडियो से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आया अपने को, O ऑफ n। समझ गया, ऊपर वाले का अपने को O ऑफ 1 मिला था और नीचे वाले का O ऑफ n मिला था। अभी एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। अगर अपने को O ऑफ n² निकालना है, अगर O ऑफ n² का भी अपने को एग्जांपल देखना है, तो ये हम रिकर्शन में देखेंगे। रिकर्शन जो टॉपिक हम कंसीडर करेंगे ना वीडियोस में, वहाँ पे हम O ऑफ n² मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि वो बताने के लिए मुझको आपको पूरा रिकर्शन का कैसे वो मेमोरी में काम करता है वो बताना पड़ेगा। तो राइट नाउ के लिए आपको O ऑफ n और O ऑफ 1 का जो कांस्टेंट और लीनियर वाला जो अपना फंक्शन है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा कि ये लीनियर है। तो यहाँ पे ऊपर f ऑफ n कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या होगा, लीनियर होगा। और अगर O ऑफ n² होगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ n इज लीनियर क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ n है, और ये सब छोटा हो जाता है उसके सामने, तो ये तो हम लोग हटा देते सीधा, ठीक है। तो O ऑफ n और O ऑफ 1 समझ गया। O ऑफ n² हम रिकर्शन वाले टॉपिक में देखेंगे। तो ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो यार इसको लाइक करो, और सबसे पहले शेयर करो सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी प्रिपेयर कर पाएँ ईजिली जैसा आप कर पा रहे हो, और इससे सबकी हेल्प होगी। तो इसको शेयर कर दो। डिस्क्रिप्शन अगर आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पे एक कम्युनिटी की लिंक दी हुई होगी, उसको ज्वाइन करो। उस कम्युनिटी में इसके सारे भी जो भी डाउट्स वगैरह भी अगर आपको आ रहे हैं तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। और वो फॉर द पीपल बाय द पीपल कम्युनिटी है, तो आपको दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी मिलेंगे, कॉलेजेस के भी बच्चे मिलेंगे, तो आप वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम DSA के लिए वो कम्युनिटी है, ओवरऑल आपकी इंजीनियरिंग के लिए वो कम्युनिटी है। और वहाँ पे नीचे आपको एक और नंबर दिखेगा, तो अगर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई कोर्स नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो एक हमारा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी CRM रहेगा वो आपको वहाँ पे मदद कर देगा। और यहाँ पे मेरे सोशल हैंडल्स हैं, तो अगर इनकेस आपको डाउट्स पूछने या मेरे साथ कनेक्ट करना है या कुछ ऐसा फन टॉक करना है, तो आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे। और ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो पे हम चलते हैं जहाँ पे हम सॉर्टिंग देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।